नमस्कार दोस्तों। अल्फा ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम देख रहे थे आरएएस मेंस के लिए रिवीजन मॉड्यूल। तो हमने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और योगा एंड स्पोर्ट्स खत्म करने के बाद, स्पोर्ट्स का टॉपिक खत्म करने के बाद में बिहेवियर स्टार्ट किया था और बिहेवियर का पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, 20 मार्क्स का बिहेवियर है। स्पोर्ट्स एंड योगा 20 मार्क्स का है जो हमने कवर कर लिया है। 65 मार्क्स का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने कवर कर लिया। 4-5 घंटे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सारी क्लासेस ओवरऑल खत्म हो रही हैं। तो आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा जल्दी इसका क्विक और मतलब जो मटेरियल के साथ में आई हैव ट्राइड, वी हैव ट्राइड, तो वो बहुत ज्यादा फाइन मटेरियल मेरे परस्पेक्टिव से है। बाकी आप यू कैन गो आउट एंड चेक इट। ठीक है, तो आज हम बिहेवियर का सेकंड लेक्चर देख रहे हैं। 4 लेक्चर्स टोटल इसके होंगे। इसके सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे पर्सनालिटी, है ना, व्यक्तित्व की बात करेंगे, उसके ट्रेट्स, दो अप्रोचेस, ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच देखेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी क्या क्या है, और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का मूल्यांकन कैसे करता है। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी वाला टॉपिक है। इसको देखते हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी में इसकी कुछ डेफिनेशन दी हुई है। वैसे पर्सनालिटी क्या है, अगर आप पर्सनालिटी को देखो तो कोई भी जो पर्सन है उसको जांचने का जो तरीका है, वो कैसे रिएक्ट करता है किसी सिचुएशन में, और उसके जो स्टेबल और यूनिक गुण हैं, उनको हम पर्सनालिटी कहते हैं। तो एनसीईआरटी में जैसे डिफाइन किया हुआ है इसको, पर्सनालिटी रेफर्स टू द यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज, है ना, ये अंडरलाइन किए हुए आप कीवर्ड थोड़े याद रखना। स्टेबल क्वालिटीज दैट कैरेक्टराइजेस अ पर्सन्स बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, क्या करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं पर्सन्स बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर गॉर्डन अल्पोर्ट नाम के एक व्यक्ति हैं, इनको इन्होंने डेफिनेशन दी है। इन्होंने क्या कहा है, ये कह रहे हैं यूनिक है और रिलेटिवली स्टेबल है, ये कह रहे हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इनकी अपन तीनों की डेफिनेशन रीड आउट करेंगे। ये डेफिनेशन एज इट इज अपन को याद करनी है। ठीक है, तो गॉर्डन अल्पोर्ट है, ये क्या कह रहे हैं, पर्सनालिटी इज अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू एनवायरमेंट। ठीक है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही है, पर अगर गॉर्डन ऑल्पोर्ट के हिसाब से पर्सनालिटी की डेफिनेशन पूछी तो आपको एग्जैक्ट यही लिख करके आनी पड़ेगी। तो ये आपको जैसे 2 नंबर में पूछा तो 2 मार्क्स मिलेंगे। फिर आइजेंक है, तो आइजेंक क्या कह रहे हैं, ये सम टोटल है किसका, पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स का, एक्चुअल या पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स का। ही कैरेक्टराइज पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल बिहेवियर पैटर्न्स। फिर एक रेमंड कैटल नाम से व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि पर्सनालिटी इज दैट ऑन द बेसिस ऑफ विच द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन कैन बी प्रेडिक्टेड इन अ गिवन सिचुएशन, है ना, जिससे आप बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सको, उसी को हम पर्सनालिटी कहते हैं। ये रेमंड कैटल कह रहे हैं। उसके बाद में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पर्सनालिटी की देखें तो डेफिनेशन से बनाओ या फिर वैसे करो, तो सबसे पहले देखो, इट हैज बोथ फिजिकल भी कंपोनेंट है इसमें और साइकोलॉजिकल भी कंपोनेंट है। फिर ये एक्सप्रेशन जो है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन गिवन इंडिविजुअल। ठीक है, यूनिक होता है, थोड़ा रिलेटिवली स्टेबल होता है, और ऑलपॉट तो कह रहे हैं डायनामिक भी होता है, इन सम केसेस ये डायनामिक भी होता है। तो क्या क्या है, इट हैज बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट। फिर दूसरा देखें तो इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज फेयरली यूनिक इन गिवन इंडिविजुअल। फिर इट इज रिलेटिवली स्टेबल, और चौथा है इट इज डायनामिक एज सम ऑफ इट्स फीचर्स में चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशनल डिमांड्स, है ना, जैसी सिचुएशन की डिमांड होगी उसके हिसाब से कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी देखिए अपन, क्या ऐसे कारक हैं जो पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसे कि मान लो पर्सनालिटी किसी इंसान की बनेगी कैसे, तो उसमें ये फैक्टर्स हैं, है ना, फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि जेनेटिक्स, जैसे कि एनवायरनमेंट, जैसे कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशल इंटरेक्शन, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, लाइफ एक्सपीरियंसेस और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब देखिए जेनेटिक्स में जैसे इनहेरिटेड ट्रेट्स आप पैदा हुए, वो आपको आपको मतलब पैदाइश के साथ में ही मिली है। फिर एनवायरनमेंट है, तो आपके आसपास का जो क्षेत्र है वो कैसा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई, आपका कल्चर कैसा है, आपकी फैमिली डायनामिक्स, आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में देखो तो कॉग्निटिव प्रोसेस आपका कैसा है, आपका इमोशनल रेगुलेशन कैसा है, ये डिटरमाइन करेगा क्या आपकी पर्सनैलिटी। फिर सोशल इंटरेक्शन में देखो आपके पीयर ग्रुप कैसा है, आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, आपसी संबंध किसी के साथ में कैसे रहते हैं, तो ये आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करेगा। बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, तो आपके ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है, आपके हॉर्मोन्स में जो बैलेंस है वो डिटरमाइन करता है क्या आपकी पर्सनैलिटी। लाइफ एक्सपीरियंस में देखो तो ट्रॉमा, किसी चीज का स्ट्रेस, कोई सिग्निफिकेंट लाइफ इवेंट्स हो गए जैसे एक्सीडेंट या फिर कुछ होते हैं, तो उनका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इसमें डिटरमिनेंट डिटरमाइनिंग द पर्सनालिटी में। फिर कल्चरल इन्फ्लुएंस में देखो तो कल्चरल वैल्यूज क्या है, बिलीव्स क्या है, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन क्या है किसी इंडिविजुअल से, वो भी उसकी पर्सनालिटी को डिटरमाइन करता है। अब ये देखो, है ना, मैंने कुछ कुछ सेंटेंसेस जैसे 5 मार्क्स में मान लो आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी का क्वेश्चन आता है, तो आप लास्ट में ये बेसिक चीजें लिख सकते हो। ठीक है, कंक्लूजन के तौर पे कि अंडरस्टैंडिंग दीज डिटर्मिनेंट्स इनसाइट द determinants insights the can provide the नहीं है, ये गलत है, insights can provide insights into complexity of personality and how it evolves over time। देखो वापस से देख लेते हैं एक बार। अंडरस्टैंडिंग दीज डिटर्मिनेंट्स कैन प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पर्सनालिटी एंड हाउ इट इवॉल्व्स ओवर टाइम। ठीक है, तो ये आप कंक्लूजन में इसको लास्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। फिर आगे चलें तो क्या क्या अप्रोचेस है ना, हमने आगे पहले बात की थी टाइप अप्रोच और ट्रेट अप्रोच की, तो ये मेजर अप्रोचेस हैं स्टडी करने के लिए किसको, पर्सनालिटी को। अब टाइप अप्रोच देखें तो ये देखो ब्रॉड लेवल पे पर्सनालिटी को क्लासिफाई करती है, और जो ट्रेट अप्रोच है वो स्पेसिफिक थोड़ी सर्टेन होती है। टाइप अप्रोच में देखें, इट अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी बाय एग्जामिनिंग सर्टेन ब्रॉड पैटर्न्स
दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसमें अपन अलग अलग टाइप्स देखेंगे। एक हिपोक्रेटिस थे, इनके अनुसार क्या है, इंडियन फिलोसफी में चरक संहिता के अनुसार क्या है, शेल्डन ने कैसे क्लासिफाई किया है, कार्ल जंग है, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है, और फ्राइडमैन रोजनमैन है, उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हिपोक्रेटिस का देखते हैं। हिपोक्रेट्स क्या कहते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी, है ना, ये इसके हिसाब से जो पर्सनालिटी है उसको डिवाइड करते हैं चार पार्ट्स में। ठीक है, आपकी बॉडी में जो द्रव मौजूद है, जो फ्लूइड है, उसके बेसिस पे। तो देखो कौन कौन से चार टाइप्स हैं, ये सैंग्विन जो उत्साही होते हैं वो, कॉलेरिक जो कोपशील होते हैं, मेलनकॉलिक जो विवादी होते हैं, और फ्लेगमेटिक जो श्लेष्मिक होते हैं। अब इसमें क्या कौन कौन सा फ्लूइड होता है जिसकी अधिकता होती है, तो जो सैंग्वाइन उत्साही लोग होते हैं उसमें उनमें ब्लड की अधिकता होती है। फिर कॉलरिक और कोपशील लोग होते हैं, इनमें येलो बाइल की अधिकता होती है। फिर ये जो मेलनकॉलिक विवादी लोग होते हैं इनमें ब्लैक बाइल की अधिकता होती है। और फ्लेगमेटिक या श्लेष्मिक जो लोग हैं उनमें फ्लेम की अधिकता होती है। और इनमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो पर्टिकुलर जो पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। जैसे जो सैंग्विन उत्साही लोग होंगे वो एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले होते हैं। कॉलरिक और जो कोपशील लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा बातचीत कम करते हैं और रेस्टलेस होते हैं, थोड़े से इरिटेटेड होते हैं। मेलनकोलिक जो लोग हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। एनालिटिकल सॉरी, ये कॉलरिक लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये ज्यादा बातचीत करते हैं। ये लोग मेलनकोलिक जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, कम बातचीत करते हैं। एनालिटिकल होता है और थॉटफुल होता है। फिर फ्लेगमेटिक है, ये काम होते हैं, रिलैक्स होते हैं और लेजी होते हैं। तो ये बेसिक टाइप्स हैं किसके, हिपोक्रेट्स के अनुसार। ठीक है, फिर आगे देखें इंडियन फिलोसफी में, तो चरक संहिता के अनुसार क्या है, तो ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है ना। तो सत्व गुण है, रजस गुण है और तमस गुण है। इसमें देखो सत्व गुण तो सारी अच्छी अच्छी जो भी बातें हैं, ट्रूथफुलनेस, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन, डिटैचमेंट, ड्यूटीफुलनेस, ये सारी सत्वगुणी लोगों में होती है। फिर रजोगुणी जो लोग होते हैं उनमें क्या होते हैं, इंटेंसिव एक्टिविटी होती है, डिससैटिस्फैक्शन होता है, जेलेसी जैसी भावना होती है, मटीरियलिस्टिक माइंडसेट होता है ना, भौतिकवादी मानसिकता इनकी होती है। फिर जो तमोगुणी लोग होते हैं वो, ये इनमें एरोगेंस होता है, एंगर होता है, लेजीनेस होती है, डिप्रेशन जैसी चीजें आती है और हेल्पलेस फील करते हैं। ठीक है, वैसे देखो ये जो क्लासिफिकेशन है, जो टाइप अप्रोच है, इसके अनुसार ये किसी भी पर्सन में ये सारी क्वालिटीज प्रेजेंट होती हैं, पर किसी एक चीज की प्रधानता होती है, तो उसके बेसिस पे पर्सनालिटी का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। फिर शेल्डन के अनुसार अपन देखें तो शेल्डन क्या क्या है, बॉडी की बिल्ड के अनुसार, है ना, बॉडी कैसे इंसान का जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके अनुसार और टेम्परामेंट के अनुसार क्लासिफिकेशन करते हैं। ये कहते हैं एंडोमॉर्फिक होता है, गोलाकृतिक लोग होते हैं, मीजोमॉर्फिक होता है, ये आयताकृतिक लोग होते हैं, और एक्टोमॉर्फिक लोग होता है, ये लंबाकृतिक लोग होते हैं। ये तीन क्लासिफिकेशन है शेल्डन के अनुसार। इसमें देखो बॉडी बिल्ड और टेम्परामेंट के अनुसार क्या क्या फीचर्स हैं। जो गोलाकृतिक एंडोमॉर्फिक लोग होते हैं वो फैट होते हैं, मोटे होते हैं, राउंड और सॉफ्ट होते हैं। और इनका टेम्परामेंट देखें तो ये रिलैक्स होते हैं थोड़े, और ये सोशिएबल होते हैं। फिर मीजोमॉर्फिक लोग देखो आप, तो मीजोमॉर्फिक कौन होते हैं, जो आयताकृतिक होते हैं। वैसे देखो ये है ना, क्या रिवीजन लेक्चर्स है ना, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। बाकी है ना, इनकी आप पिक्चर्स और ये सब देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो मीजोमॉर्फिक लोग है ना, वेल बिल्ट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मस्कुलाइन होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, करेजियस होते हैं। फिर एक्टोमॉर्फिक जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, थिन होते हैं, टॉल होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं। ये ज्यादातर क्या आर्टिस्टिक नेचर होता है इनका, इंट्रोवर्ट होते हैं ये। फिर कार्ल यूंग के अनुसार ये देखो, फ्राइड के शिष्य थे, उनके अनुसार इन्होंने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दो कैटेगरीज में बांटा है पर्सनालिटी को। एक्सट्रोवर्ट तो कौन होते हैं, सोशिएबल होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, ये रिएक्ट कर सकते हैं स्ट्रेस में, स्ट्रेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना जानते हैं। और ये ऑक्यूपेशन ऐसा चूज कर सकते हैं जो पीपल डायरेक्टली लोगों के साथ में उठना बैठना या फिर काम करने का जहां पर मौका मिलता है, तो एक्सट्रोवर्ट लोग वैसा प्रोफेशन चुन सकते हैं। जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं ये अकेले रहना पसंद करते हैं, इनमें अगर स्ट्रेस की चीजें होती है तो ये उसको अवॉइड करने की टेंडेंसी रखते हैं, और ये इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम पर ये विदड्रॉ कर लेते हैं। तो ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट कार्ल युंग के अनुसार। कार्ल यंग युंग ये दोनों ही इसमें है ना, हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो जो का ये हो जाता है, तो वो लंबा अलग मैटर है। तो आप कार्ल जंग याद रख लेना या कार्ल युंग याद रख लेना। ठीक है, फिर फ्राइडमैन रोजनमैन की बात करें तो बेसिक साइको सोशल रिस्क फैक्टर्स के अनुसार इन्होंने चार, देखो इन्होंने पहले दो बताई, टाइप ए टाइप बी, उसके बाद में मॉरिस नाम की एक आदमी है, उन्होंने टाइप सी और टाइप डी ये दोनों और बता दी। तो अपन देखें जो टाइप ए लोग बताए उन्होंने, वो कह रहे हैं कि ये हाईली मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेशन इनमें ज्यादा होता है, परंतु इसमें इनमें पेशेंस की कमी होती है। इनको लगता रहता है कि हमेशा टाइम की कमी हो रही है, तो फील शॉर्ट ऑफ टाइम, है ना, हमेशा जल्दबाजी में ये लोग होते हैं, और हमेशा इनको लगता है कि हमारा जो काम है वो ओवरबर्डन है हम लोग। फिर ये लोग फाइंड डिफिकल्ट टू स्लो डाउन एंड रिलैक्स, इनको क्या रिलैक्स करने में और स्लो डाउन करने में खुद को जोर आता है। फिर हाई रिस्क, इनको देखो बहुत बीमारियां कुछ हो रही है, जैसे हाइपरटेंशन, हाई बीपी हो गया, हार्ट डिजीजेज, इनको स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेज इनको होने के चांसेस होते हैं। तो ये टाइप ए के लोग हैं। फिर टाइप बी के लोग कौन है, एक्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं टाइप ए के, ये लोग रिलैक्स होते हैं, इजी गोइंग होते हैं, पेशेंस इनमें ज्यादा होता है, ये अपना जो काम होता है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कर लेते हैं, और स्ट्रेस में ये फेलियर, स्ट्रेस और इसके टॉलरेंट होते हैं ना, काम रहते हैं स्ट्रेस के टाइम पर भी। फिर टाइप सी जो मॉरिस ने एक्सटेंड किया इसको, वो क्या कह रहे हैं कि ये कोऑपरेटिव लोग होते हैं, फिर असर्टिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, और ये सप्रेस करते हैं नेगेटिव इमोशंस को।
और इनको डिजीज बताई कि ये लोग प्रोन होते हैं किसके, कैंसर के। फिर टाइप डी बताया पेसिमिस्टिक इंडिविजुअल होते हैं जो हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, है ना, और एंगर की भावना, इरिटेबिलिटी की भावना इनमें होती है, पर ये एक्सप्रेस नहीं करते, बट डू नॉट एक्सप्रेस दीज इमोशंस इन द फियर ऑफ रिजेक्शन, है ना, इनमें भावना तो होती है पर ये रिजेक्शन की वजह से ये भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते। और ये प्रोन होते हैं किसके, डिप्रेशन के प्रोन होते हैं। फिर ये देखो अपन ने रोजनमैन तक देख लिया, ये टाइप अप्रोच के अपन ने 5 देखे हैं। बहुत इजी इजी हैं थोड़े से, मतलब है ना, वो जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो थोड़ी सी टेढ़ी हैं, बाकी है बहुत इजी इजी और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अगर कोई इंसान जो आरएस का पेपर नहीं भी दे रहा ना, वो भी इनको पढ़ता है, तो उसको ऐसे वो फील आ जाती है कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी कौन सी है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। फिर अपन देखते हैं ट्रेट अप्रोच। अब ट्रेट अप्रोच क्या है, अपन ने देखा था वो जो टाइप अप्रोच थी वो ब्रॉडर लेवल पे है ना, सबको सारे गुण उसमें है तो सही, 3 तरीके से बताया, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बताया, तो सारे गुण सब में मौजूद है, परंतु किसी एक की प्रधानता है। अब जो ट्रेट अप्रोच बात कर रही है वो कह रही है हम ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी निकालेंगे जो आपको बहुत मेजर है ना स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे। तो हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि दिस अप्रोच ट्राइज टू डिस्कवर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी, इट emphasizes more on specific psychological attributes on which one individual differs from another, है ना, कोई इंडिविजुअल कैसे डिफर करता है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में, क्या डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स निकालने हैं। फिर इट फोकसेस अपॉन पर्सनालिटी डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल्स, ये फोकस करता है पर्सनालिटी डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल पे। फिर आगे देखें तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसके हैं, तो ये जो ट्रेट अप्रोच में जो पर्सनालिटी होती है, ये कह रही है कि ट्रेट अप्रोच क्या है, रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम होती है, कंसिस्टेंट अक्रॉस सिचुएशंस होती है, मतलब एक पर्सनालिटी की अगर अपन ने कोई स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट निकाल लिया तो वो किसी भी सिचुएशन में आप देखोगे तो वो कंसिस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। फिर देयर स्ट्रेंथ एंड कॉम्बिनेशन वेरी अक्रॉस इंडिविजुअल्स, है ना, स्ट्रेंथ और इनकी जो स्ट्रेंथ होती है और कॉम्बिनेशन होती है, जैसे मान लो किसी की प्रवृत्ति है गुस्से की, तो उसमें जो स्ट्रेंथ, उसके जो स्ट्रेंथ होगी और कॉम्बिनेशन होगा वो बहुत ज्यादा डिफर करेगा इंडिविजुअल इंडिविजुअल में, ठीक है। फिर लीडिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी। फिर अपन आगे देखते हैं इसके बाद ट्रेट अप्रोच में सबसे पहले ऑलपोर्ट की ट्रेट अप्रोच, ट्रेट थ्योरी है ना, इन्होंने क्या कैटेगराइज किया 3 ग्रुप में, है ना, सबसे पहले तो कार्डिनल ट्रेट्स, प्रमुख विशेषक, सेंट्रल ट्रेट्स और सेकेंडरी ट्रेट्स। तो ये 3 क्या क्या है, कार्डिनल ट्रेट्स क्या है, देखो ये हाईली जनरलाइज्ड वो ट्रेट्स हैं जो आपको, है ना, मतलब आपकी पहचान इनसे बनती है ना, और ये इंडिकेट, मतलब है ना, इनसे आपका जो गोल है, लाइफ का गोल है, वो भी इंडिकेट हो जाता है। जैसे कि आप देखो कि जैसे ही गांधी जी का नाम आता है तो अहिंसा का नाम आ जाता है ना, जैसे ही गांधी का नाम आएगा, गांधी जी का नाम आएगा, उनके साथ में क्या शब्द आपको याद आ जाएगा, अहिंसा, अहिंसा याद आ जाएगा, या फिर सत्य याद आ जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें गांधी जी से जुड़ गई हैं। तो उस तरीके के जो ट्रेड्स हैं उनको कार्डिनल ट्रेड्स बोला, और ये हाईली जनरलाइज बताइए। तो अपन देखते हैं यहाँ पर जो चीजें लिखी हुई हैं उनको एक बार कवर करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज आर हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, दीज ट्रेट्स इंडिकेट द गोल अराउंड विच अ पर्सन्स एंटायर लाइफ सीम टू रिवॉल्व। जैसा कि एग्जाम्पल में क्या है, नॉन वायलेंस प्रिंसिपल ऑफ गांधी जी है, हिटलर का नाजिज्म है, तो हिटलर को भी अपन नाजी के इसकी वजह से ही जानने लग गए, तो उसका एक ये क्या स्पेसिफिक हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन हो गया। तो such traits often get associated with name of the person so strongly that they derive such identities, जैसे कि गांधीयन ट्रेट्स है और हिटलेरियन ट्रेट्स है। जैसे अपन एथिक्स देखेंगे तो एथिक्स में हम लोग देखेंगे क्या, एक इमानुअल कांट करके हैं, तो उन्होंने जो एथिक्स दी उनको कांटियन एथिक्स बोल दिया, कांटियन एथिक्स उसको बोल दिया गया। तो उस तरीके से ये कार्डिनल ट्रेट्स है। फिर सेंट्रल ट्रेट की बात करें तो ये भी होते तो जनरलाइज्ड ही है डिस्पोजिशन, पर उतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं होते जितने कार्डिनल ट्रेट्स होते हैं। तो दीज आर आल्सो जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस बट लेस इफेक्टिव। दीज आर मेन ट्रेट्स दैट फॉर्म द पर्सनालिटी, जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, जैसे कि अल्ट्रुइज्म परोपकारिता हो गई, है ना, तो ये सारी ट्रेट्स हैं तो जनरलाइज्ड डिस्पोजिशन, परंतु क्या है ये कार्डिनल ट्रेट जितना कि आप ऑनेस्टी के नाम से आप जानने नहीं लग जाओगे, परोपकारिता, तो परोपकारिता की बात आएगी तो बहुत सारे लोग याद आएंगे। फिर ऑफन एसोसिएटेड इन, जैसे अपन जब टेस्टिमोनियल लिखते हैं या फिर जॉब रिकमेंडेशन लिखते हैं तो उसमें ये क्या एसोसिएटेड, अपन ऐसी चीजें ऑनेस्टी, अल्ट्रुइज्म, ऐसी बातें अपन उसमें लिखते हैं ताकि अपन चाहते हैं कि अगला ये बात अपने बारे में जाने। फिर सेकेंडरी ट्रेड्स, लास्ट में सेकेंडरी ट्रेड्स है तो ये लीस्ट जनरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें देखो ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो जिससे अपनी कोई ऐसी पहचान बन नहीं जाने वाली है, जैसे कि मुझे आई लाइक एथनिक क्लोथ्स, है ना, मुझे एथनिक क्लोथ्स पसंद है, जैसे मुझे आमरस पीना पसंद है या आम खाना पसंद है। तो ये क्या इंडिविजुअल डिफरेंस होता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल पे, पर है ना ये इतने ज्यादा जनरेटिव नहीं होते। और समटाइम्स क्या होता है, ये जो ट्रेड प्रेजेंट होते हैं तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस भी ये ट्रेड्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि कोई स्पीच देने से पहले नर्वस होना। तो ये सारे ये सेकेंडरी ट्रेड्स हैं, है ना। तो अपने 3 देखे क्या, कार्डिनल ट्रेड्स जो कि हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस हैं, सेंट्रल ट्रेड्स हैं जो हाईली जनरलाइज तो हैं परंतु इफेक्टिव कम है कार्डिनल ट्रेड्स से। फिर उसके बाद में हमने देखे सेकेंडरी ट्रेड्स जो लीस्ट जनरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन है। फिर इसके बाद रेमंड कैटल का क्लासिफिकेशन आता है, जो पर्सनालिटी, इन्होंने देखो 16 प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनियर एक प्रिपेयर किया है ना, पीएफक्यू प्रिपेयर किया। तो हम इनके बारे में देखते हैं, ये पर्सनालिटी फैक्टर्स को डिवाइड करते हैं सोर्स और सरफेस ट्रेट में, है ना। ये 2 इन्होंने डिवीजन दिए, सोर्स ट्रेट मूल गुण या मूल विशेषक, और सरफेस ट्रेट
ये अब देखो इसमें थोड़ी सी मेरे को हिंदी की टर्मिनोलॉजी जितनी याद नहीं है, जितनी याद होती है या फिर कहीं से देख करके लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर ये मोर स्टेबल, देखो सोर्स स्टेट्स क्या होते हैं, ये ज्यादा स्टेबल होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ पर्सनालिटी होते हैं, जैसे कि इमोशनल और मेंटल स्टेबिलिटी, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है पर्सनालिटी की। जबकि सरफेस ट्रेट्स क्या हैं, ये एट्रीब्यूट्स वो हैं जो मेकअप पर्सनालिटी कंपोनेंट को विजिबल बनाते हैं, ठीक है, जैसे ऑनेस्टी ऑफ एन इंडिविजुअल, जो हम दिखाना भी चाहते हैं। दीज कैन बी ऑब्जर्व इजीली, आराम से ऑब्जर्व की जा सकती है, और रिजल्ट आउट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सोर्स, जो सोर्स ट्रेट्स हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स थे ऑलरेडी प्रेजेंट, उनकी वजह से ही सरफेस ट्रेट्स बनती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल में देख लिया क्या है, ऑनेस्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। फिर इसके बाद में आइजेंक आते हैं। आइजेंक की ट्रेट थ्योरी क्या कहती है, ये प्रपोज करते हैं ट्रेड थ्योरी को दो ब्रॉड डायमेंशन में ये डिवाइड करते हैं, जो कि बेस किस पे, बायोलॉजिकल या जेनेटिकल फैक्टर्स पे। तो इसमें देखो कुछ कुछ हर टाइप में इन्होंने कुछ कुछ वो बता दिए हैं, स्पेसिफिक ट्रेड बता दिए हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने देखो एक्स्ट्रावर्जन, एक्स्ट्रावर्जन या एक्सट्रोवर्जन कर लो इसको, एक्सट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन है, फिर न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी है, फिर साइकोटिसिज्म और सोशलाइजेशन है। तो हम एक एक करके ये देख लेते हैं कि ये क्या क्या है। अब न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है, इसमें देखो जो अगर है ना, डिग्री ऑफ विच पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स, है ना, अपनी फीलिंग्स के ऊपर जितना कंट्रोल होगा उसके हिसाब से ये डिवीजन होगा। अब जो न्यूरोटिसिज्म वाले पीपल हैं वो एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और हैव लैक ऑफ कंट्रोल। जबकि इमोशनली स्टेबल जो लोग होंगे वो काम होंगे, कंपोज्ड होंगे, रिलायबल होंगे और हैव सेल्फ कंट्रोल उनमें होगा। फिर एक्स्ट्रावर्जन और इंट्रोवर्जन, एक्स्ट्रोवर्जन या इंट्रोवर्जन की बात करें तो एक्स्ट्रोवर्ट पीपल कौन से होंगे, जो ग्रेगेरियस होंगे, एक्टिव होंगे, इंपल्सिव होंगे। फिर इंट्रोवर्ट पीपल कौन से होंगे, जो पैसिव होंगे, क्वाइट होंगे, कॉशियस होंगे और रिजर्व्ड रहेंगे, ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, अकेले अकेले ज्यादा रहेंगे। तो इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग और सोशली विड्रॉन, है ना। तो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट ये दो डिवीजन हो गए। इसके बाद में देखें साइकोटिसिज्म और सोशलाइजेशन देखें, तो इसमें देखो क्या होता है कि जो इंटरेक्ट करता है ना, इट इज कंसिडर्ड टू इंटरेक्ट विद अदर टू डायमेंशन। ये जो अपन ने पहले जो दो डायमेंशन देखी उसके साथ में भी ये इंटरेक्ट करता है। तो साइकोटिसिज्म जिसमें ज्यादा होती है वो क्या होता है, हॉस्टाइल नेचर का होता है, ईगोसेंट्रिक होता है और एंटी सोशल होता है। और जिसमें सोशलाइजेशन ज्यादा होती है वो कोऑपरेटिव बिहेवियर उसका होता है, एल्ट्रुइस्टिक होता है और एम्पैथेटिक होता है। तो ये इसकी बेसिक डिविजन है। फिर अपन देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले 5 मार्क्स में पूछा भी गया, 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। अब ये देखो पॉल कोस्टा और रॉबर्ट मैकरी द्वारा दिया गया है। इन्होंने क्या कहा कि आफ्टर एग्जामिनिंग ऑल पॉसिबल पर्सनालिटी ट्रेट्स, ये इन्होंने सेट ऑफ 5 फैक्टर्स इंट्रोड्यूस किए और इनको नाम दिया गया 5 फैक्टर मॉडल या बिग 5 फैक्टर, है ना। ये कौन कौन से हैं, ओशन से इसको याद रखते हैं उसमें ओपननेस टू एक्सपीरियंस है और कॉन्शियसनेस है और एक्स्ट्रावर्जन है और अग्रीएबलनेस है और न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। तो ओशन से ओपननेस टू एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, अग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म। तो एक एक करके ये देखते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस क्या है, जो इस मतलब ये जब एनालाइज कर रहे हैं तो जो इस फैक्टर में हाई स्कोर करता है वो लोग कैसे होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ये कल्चरल परसूट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। जबकि जो लो स्कोर कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो वो लोग क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। फिर कॉन्शियसनेस पे आए, वैसे इसको कॉन्शियसनेस नहीं बोलेंगे, इसका कुछ अजीब सा प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग देखना एक बार, पर है ना इसकी स्पेलिंग याद रखना, बहुत ही मेरे को तो टिपिकल लगती है। फिर ये जो है, ये लोग अगर इस फैक्टर पे हाई स्कोर करते हैं तो ये लोग अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रूडेंट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, सेल्फ कंट्रोल होते हैं। पर जो इनके अपोजिट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, इंपल्सिव होते हैं। फिर एक्स्ट्रावर्जन है तो ये हमने पहले भी देखा, सोशली एक्टिव लोग होते हैं, असर्टिव होते हैं, आउटगोइंग होते हैं, टॉकेटिव, फन लविंग होते हैं। जबकि ओपोजिट हमने देखा इंट्रोवर्जन है तो ये शाई होते हैं, थोड़े कम बोलने वाले होते हैं। फिर अग्रीएबलनेस है तो ये पीपल हु आर हेल्पफुल, कोऑपरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग एंड नर्चरिंग, है ना, ऐसा है। ऑन द ऑपोजिट पीपल हु आर हॉस्टाइल एंड सेल्फ सेंटर्ड। फिर न्यूरोटिसिज्म है तो न्यूरोटिसिज्म पे जो हाई लोग हैं वो क्या, इमोशनली अनस्टेबल होंगे, एंग्शियस होंगे, वरिड, फियरफुल, डिस्ट्रेस्ड होंगे, इरिटेबल होंगे और हाइपर टेंसिव होंगे। ऑन द ऑपोजिट साइड जो पीपल होंगे वो वेल एडजस्टेड होंगे, है ना, अनस्टेबल नहीं होंगे, स्टेबल होंगे थोड़े। तो ये हमने देखा। अब ये 5 फैक्टर में देखो, ये कंक्लूजन पे अपन लिखेंगे तो द 5 फैक्टर मॉडल हैज बीन फाउंड यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग द पर्सनालिटी प्रोफाइल ऑफ पीपल अक्रॉस कल्चर्स, है ना। इट इज कंसिडर्ड मोस्ट प्रोमिसिंग एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखना, मेरे हिसाब से आप अगर ऐसी चीज लिखते हो तो इंप्रेशन बहुत ज्यादा अच्छा पड़ता है। फिर जो टॉपिक है हमारा वो है असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं किसी की पर्सनालिटी को समझने के, उसका मूल्यांकन करने के। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखें तो ये क्या औपचारिक तरीके हैं, फॉर्मल एफर्ट है मेड टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जिसका गोल क्या होता है, टू अंडरस्टैंड एंड प्रेडिक्ट बिहेवियर विद मिनिमम एरर एंड मैक्सिमम एक्यूरेसी। अब जिस बच्चे ने कभी अगर है ना एसएसबी दिया हो, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में एंट्री के लिए,
जो सीडीएस और एनडीए के बाद में एसएसबी होता है वो दिया हो, तो वो क्या है कि ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि आज की ये प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके कैसे उनकी पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। तो हम देखें क्या क्या टेक्निक्स हैं। देखो, तीन बेसिक डिवीजन है इसके। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स होते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, और बिहेवियरल एनालिसिस होता है। इसमें क्या होता है, सेल्फ रिपोर्ट में तो आपसे खुद से कुछ सवाल पूछेंगे, उसके जवाब आप खुद दोगे। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके और आपसे वो जवाब निकलवाए जाएंगे, और उससे फिर आपके जवाबों से वो पर्सनैलिटी को असेस किया जाएगा। फिर बिहेवियरल टेक्निक है, तो ये आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए है, आपके क्या हाव भाव क्या रहते हैं किसी सिचुएशन में, उसको देखने के लिए है। तो जैसे इंटरव्यू वगैरह हो गया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया, तो ये सारी चीजें बिहेवियरल एनालिसिस में आती है। अपन बेसिक इसमें सेल्फ रिपोर्ट मेजर और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में डिफरेंस देखें तो ये सेल्फ रिपोर्ट जो मेजर होता है ये डायरेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट होता है, जबकि प्रोजेक्टिव मेथड क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर क्या है, लेस रिलायबल होता है, क्योंकि इसमें आंसर्स चेंज हो सकते हैं और ये बहुत ही सब्जेक्टिव होता है। पर्सन टू पर्सन ये वैरी कर सकता है, आंसर्स भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकते हैं, एक ही जना दो जवाब भी दे सकता है। जबकि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ये ज्यादा रिलायबल होता है, इसमें आंसर मोस्ट प्रोबेबली इसमें आंसर चेंज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव ये ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, तो अब एक एक करके देखते हैं। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में हम देखेंगे क्या, एमएमपीआई मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटोरी देखेंगे, फिर 16 पीएफक्यू देखेंगे, प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनियर देखेंगे, और आइजेंक का पर्सनालिटी क्वेश्चनियर देखेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, ये तो अलग टॉपिक है। कुछ प्रॉब्लम्स क्या है सेल्फ रिपोर्ट मेजर में, जो हमने प्रॉब्लम्स जैसे देख ही ली कि ये लेस रिलायबल होता है, आंसर्स इसमें बदल सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट पर्सनालिटी टेस्ट होता है पर ये लेस रिलायबल होता है, तो ये इसकी प्रॉब्लम्स ही है वैसे। तो फिर सबसे पहले देखते हैं पर एमएमपीआई के बारे में, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटोरी। इसमें देखो आप, तो ये डेवलप किया गया हैथवे और मैकिनली के द्वारा। हैथवे और मैकिनली ने इसको 1943 में डेवलप किया, और ये साइकोएट्रिक डायग्नोसिस के लिए है ना, जो मनोवैज्ञानिक बीमारी जिनको होती है उनके लिए ये टूल की तरह इस्तेमाल होता है। इसमें होते हैं 567 क्वेश्चंस है ना, उनको ट्रू और फॉल्स के तौर पे आंसर करना होता है, जो कि 10 सब स्केल्स में डिवाइडेड है, विच आर यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ साइकोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज लाइक डिप्रेशन, सोशल इंट्रोवर्जन एटसेट्रा। तो ये बेसिक एमएमपीआई के बारे में है, और इसी का एक जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जेएमपीआई मलिक और जोशी ने बनाया इंडिया में, जो है ये है ना। तो एक बार इसको रीड आउट करते हैं और फिर आगे चलते हैं कि ये डेवलप्ड है ना। एमएमपीआई क्या है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, डेवलप्ड बाय हैथवे एंड मैकिनली इन 1943। This test is helping tool for psychiatric diagnosis. It consists of 567 questions to be answered as true and false, true or false. ये divided in 10 subscales, which is useful in diagnosis of psychological abnormalities like depression, like social introversion, etc. फिर इंडिया में इसके लिए डेवलप किया गया मलिक एंड जोशी द्वारा क्या, जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी जेएमपीआई। फिर आगे हम लोग देखते हैं जो रेमंड कैटल का है 16 प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनियर। तो ये क्वेश्चनियर क्या है, इसमें 164 टोटल स्टेटमेंट्स होते हैं, और ये क्या हाई स्कूल जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए उनके जो कैरियर गाइडेंस और आगे क्या करना है ये सब चीजों के बारे में एनालिसिस में मददगार साबित होता था। तो ये देखो इसमें डेवलप्ड बाय रेमंड कैटल, अपन इसको भी रीड आउट कर लेते हैं। ये वैसे रीड आउट करने का जैसे बेसिक उद्देश्य क्या है कि आपको है ना सेंटेंस फ्रेमिंग और सेंटेंस किस तरीके से बना हुआ है वो याद रह जाए एग्जाम जब आप दो तो। ठीक है, तो ये डेवलप्ड बाय रेमंड कैटल है। इट हैज 164 स्टेटमेंट्स, and this test is used for high school level students as well as adults. It is extremely useful in career guidance, vocational exploration and occupational testing. ठीक है, फिर आप देखेंगे आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनियर। ये 1975 में हैंस आइजेंक और साइबल आइजेंक द्वारा प्रिपेयर किया गया। इसमें देखो 57 क्वेश्चन थे, और ये 32 ट्रेड्स के ऊपर बेस्ड थे। फिर इसमें जो बिगिनिंग में ये फर्स्ट 2 डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी को एनालाइज करता था, फिर उसमें बाद में तीसरा डायमेंशन डाला गया, और इसका जो रिवाइज वर्जन EPQR आया उसमें क्या है, दो तरीके के हो गए। ये फुल वर्जन था, उसका 100 क्वेश्चन होते थे उसमें, और जो शॉर्ट वर्जन होता था उसमें 48 क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो इसको भी हम लोग रीड आउट करेंगे। In 1975, Hans Eysenck and Sybil Eysenck prepared a 57 question personality questionable questionnaire है ना, ये questionable नहीं है, questionnaire है ये, यहाँ पे questionnaire है ना, questionnaire based on 32 traits. In the beginning, this questionnaire was prepared to assess the first 2 dimensions of personality. Later, it was used for third dimension also. In 1985, its revised version EPQR है ना, EPQR क्या है, Eysenck Personality Questionnaire revised है ना, कंसिस्टेड ऑफ फुल वर्जन और शॉर्ट वर्जन। शॉर्ट वर्जन में 48 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन थे, एंड फुल वर्जन में 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मेथड थे। प्रॉब्लम्स में हमने पहले बात ही कर ली थी कि ये समटाइम्स इसमें जो जवाब होते हैं वो वैसे ही दिए जाते हैं जैसे कि सोसाइटी डिजायर करती है। ठीक है, मतलब अच्छे अच्छे जवाब दिए जाएंगे, चाहे वो आदमी मन में कुछ ही सोचता हो, उसका वो एनालिसिस पर्सनैलिटी का नहीं हो पाता प्रॉपर। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, तो देखो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बनाई इसलिए गई क्योंकि जो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी है ना, पर्सनालिटी का अगर आप डिवीजन देखो तो हम देखते हैं ये जो टिप ऑफ आइसबर्ग थ्योरी होती है उसकी तरह है। जैसे मान लो अब यहाँ पर है ना, ये मान लो ये एक आइसबर्ग है ना, और ये
ये समुद्र है ना, इसका पानी है। तो आप देखो ये जो पार्ट है ना, ये आपके कॉन्शियस पर्सनालिटी है, और जो मेजर आपका पार्ट है ना वो आपके सबकॉन्शियस में। पर जो आपने पहले सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक्स देखी उससे शायद हो सकता है कि आप कॉन्शियस पार्ट को तो जांच सको, पर आपका सबकॉन्शियस पार्ट है ना, उसको जांचने के लिए कोई ना कोई मेथड निकालना था, उसके लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो हम देखते हैं क्या क्या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं और कैसे कैसे ये होती हैं। तो सबसे पहले देखो अपन इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, लार्ज पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज गवर्न्ड बाय क्या, अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड डायरेक्ट मेथड जो होते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट के, कैन नॉट अनवील द अनकॉन्शियस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, so they fail to provide the real picture of individual's personality. Therefore projective techniques were developed to access unconscious motives and feelings. ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं। रॉर्शॉक इंक ब्लॉट मेथड, इंक बोल्ट मेथड है, फिर थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट है, टैट है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, रोजनवेग्स पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट है, और ड्रॉ अ पर्सन मेथड है। ठीक है, ये 5 हैं, तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। रॉर्शॉक जो इंक बोल्ट मेथड है, इसमें क्या होता है कि आपको है ना 10 इंक बोल्ट कार्ड्स दिए जाते हैं, उसमें 5 तो ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं, 2 रेड होते हैं और 3 कलरफुल होते हैं। इस टेस्ट में क्या होता है, हर पिक्चर ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स टू पिक्चर्स ऑन दीज कार्ड्स, जो आपको है ना ये कार्ड दिए जाते हैं उसके ऊपर पिक्चर्स बनी होती है और उस पर आपको रिस्पॉन्स लिखना होता है, और आपने जो रिस्पॉन्स दिया है उसके आधार पर आपकी पर्सनैलिटी को जांचा जाता है। तो इसमें देर आर 2 फेजेस, एक तो परफॉर्मेंस प्रॉपर होता है, एक इंक्वायरी मेथड होता है। इसमें परफॉर्मेंस जो प्रॉपर है, इसमें सब्जेक्ट से पूछा जाता है कि आपको हर कार्ड में क्या दिखाई दे रहे हैं, और फिर इंक्वायरी जो मेथड है उसमें क्या आपसे पूछा जाता है कि वेयर, हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस पर्टिकुलर रिस्पांस वाज मेड, जो आपने रिस्पांस दिया उसको आपने कैसे बनाया, कैसे उसको उस पर आप पहुंचे, तो वो इंक्वायरी बेसिस पे किया जाता है। तो ये रॉर्शॉक का इंक-बोल्ट मेथड है। फिर थीमेटिक एप्रिसिएप्शन टेस्ट है, तो ये टैट वाला आपको पता है, एसएसबी में मैं आपको जैसे बताया, एसएसबी में ये बहुत अच्छे तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्रिस्टियाना मॉर्गन और हेनरी मरे है ना, 1930 में इन्होंने ये डेवलप किया। तो ये कंसिस्ट करता है कि इसमें 31 कार्ड्स होते हैं, एक तो इसमें लास्ट में ब्लैंक कार्ड होता है, और 30 इसमें ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर कार्ड्स होते हैं। और जो ये पिक्चर कार्ड्स होते हैं इनके बेसिस पे आपको इसमें स्टोरी बनानी होती है। आफ्टर शोइंग द कार्ड द सब्जेक्ट हैज टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी ऑन द बेसिस ऑफ स्टोरी द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज डन, है ना, उस स्टोरी के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जाएगा। मतलब ये परसेप्शन है, इसका मतलब क्या है, द प्रोसेस बाय विच न्यू एक्सपीरियंस इज असिमुलेटेड, है ना, एंड ट्रांसफॉर्म्ड बाय रेसिडम ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, है ना, न्यू एक्सपीरियंस को असिमुलेट करेंगे किस बेसिस पे, पास्ट एक्सपीरियंस जो पहले हो चुका है उसके बेसिस पे। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे जो कार्ड दिया जाता है और जो स्टोरी बनानी होती है उसमें क्या कह रहे हैं ये, उसमें आपको सबसे पहले तो क्या एनालाइज करना होता है, एक तो हीरो, फिर हीरो की क्या नीड्स हैं, फिर प्रेस के बारे में जानना होता है, थीमा और आउटकम। तो एक एक करके, वैसे ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं। 5 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ सकता है बिहेवियर में से, 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता। पर हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें हीरो क्या करना है आपको। हर स्टोरी में आपको एक हीरो आइडेंटिफाई करना है, और वो अब जैसे हीरो से ये लोग क्या जांच लेते हैं कि आप, यूजुअली आदमी खुद की पर्सनालिटी को ही हीरो की पर्सनालिटी में डालता है। फिर उसके बाद नीड्स है, तो आपको मैं इसको जो मेन नीड्स है हीरो की, जो भी उसको हीरो से आप जो काम करवा रहे हो उसकी नीड्स आपको बतानी होती हैं, और वो नीड्स के बेसिस पे जो मुरे कह रहे हैं, मुरे ऐसे कह रहे हैं 21 ह्यूमन नीड्स मेजर होती है टैट से, और इस नीड्स के बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी एनालाइज हो जाती है। फिर प्रेस है, प्रेस रेफर्स टू एनवायरमेंटल फोर्सेस ऑफ द स्टोरी लाइन। अब इसमें एनवायरमेंटल के क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उस पे हीरो पर काम कर रहे हैं या स्टोरी पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे मुरे कह रहे हैं 30 एनवायरमेंटल ऐसे फोर्सेस होते हैं, और उनसे अपन लोग पता लगाते हैं, जैसे अग्रेशन, असॉल्ट, फिजिकल डेंजर, ये जो है ना ये मेजर इंपॉर्टेंट प्रेसेस माने जाते हैं। फिर इसके बाद में थीमा है, तो थीमा रेफर्स टू नीड्स अराइजिंग आउट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जो हीरो है और जो उसके ऊपर प्रेशर है एनवायरमेंटल फोर्सेस का, उससे जो अराइज होता है उसको थीमा कहा है, और ये कंटिन्यूटी इन पर्सनालिटी जो होती है उसको थीमा ही कहते हैं। फिर आउटकम, इसमें स्टोरी का आउटकम निकालना होता है, स्टोरी का एक डेफिनेट वो रिजल्ट निकालना होता है, और इससे अपन को पर्सनालिटी को असेस करने में मदद मिलती है। फिर इसका जो इंडियन वर्जन है वो उमा चौधरी द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो ये हमने देखा क्या, थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, टैट। इसके बाद में देखो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है। इसमें कुछ नहीं होता, आधे आधे सेंटेंसेस बहुत सारे दिए जाते हैं, 40-50 सेंटेंसेस होते हैं, और उनको आपको पूरा करना होता है। जैसे ही आप पूरा कर देते हो वो आपकी असेसमेंट, पर्सनालिटी का असेसमेंट में काम आती है। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस आर प्रेजेंटेड टू द सब्जेक्ट हैज टू कंप्लीट द सेंटेंस, बेस्ड ऑन दीज कंप्लीटेड सेंटेंसेस असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इज डन। फिर एग्जाम्पल में देखो आप, जैसे आई एम प्राउड ऑफ, तो आपको कह दिया जाएगा इसको आपको फिलअप करना है, माई फादर इसको फिलअप करना है, माई ग्रेटेस्ट फियर इज इसको फिलअप करना है। तो ये जैसे आप फिल करोगे तो इसमें क्या है कि आपके पर्सनैलिटी को असेसमेंट में काम आएगा। इसको सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट या इस टाइप के जो टेस्ट होते हैं इनको सेमी प्रोजेक्टिव मेथड्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, व्हाट आर सेमी प्रोजेक्टिव मेथड्स। फिर इसके बाद में देखो तो रोजनवेग का ये फ्रस्ट्रेशन टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको 24 कार्टून पिक्चर्स को दिखाया जाता है, इन विच बिहेवियर ऑफ 2 पर्सन इज शोन, जो एक आपको उनमें से 2 में से एक फ्रस्ट्रेटेड लगेगा, और उसके हिसाब से आपको
आपको है ना आपका जवाब देना है, और आप जवाब दोगे तो उससे आपकी पर्सनालिटी का असेस किया जाएगा, है ना। तो ये देखते क्या है, इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन दैट हाउ पीपल एक्सप्रेस एग्रेसिव बिहेवियर इन फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। जो फ्रस्ट्रेटेड कैरेक्टर है उसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, तो वो आपकी रियल लाइफ में एग्रेसिव बिहेवियर जो है उसको आप प्रेजेंट करने का तरीका बता देगा। ठीक है, तो इट हैज 24 कार्टून पिक्चर्स इन विच बिहेवियर ऑफ टू पर्सन इज शोन इन सच अ वे दैट वन ऑफ द पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड। द सब्जेक्ट इज आस्क्ड व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द फ्रस्ट्रेटेड पर्सन इन द पिक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिस्पॉन्स पर्सनैलिटी को असेस किया जाएगा। इसका इंडियन वर्जन उदय पारिक नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने बनाया था। फिर ड्रॉ पर्सन मेथड, लास्ट में ड्रॉ पर्सन मेथड में क्या होता है, आपको एक एग्जाम्पल लिख रखा है कि अगर कोई इंसान, अगर उसके जो फोटो बना रहा है, मान लो ये फोटो बनाई किसी ने, है ना, और इसमें ये जो हाथ है इसे फिंगर की साइज बड़ी बड़ी दिखा रहा है, तो वो बता रहा है कि ये पर्सन जो है एग्रेसिव है। अगर कोई पर्सन है वो इतना बड़ा सिर बना रहा है और ये बॉडी बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हेडेक रहता है हमेशा, ये ज्यादातर हेडेक रहता है। तो ये सारे क्या है मेथड्स थे किसके, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स थी। इसके बाद में बिहेवियरल एनालिसिस टेक्निक्स पे आते हैं अपन। तो ये अ पर्सन्स बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और हर पर्सनालिटी। इसमें देखो आप, बाकी सारे मेथड्स में तो अपन ने कॉन्शियस सबकॉन्शियस सबकी चीजें की बात कर ली, पर एक जो फिजिकल अपीयरेंस है किसी का, तो वो फिजिकल अपीयरेंस और फिजिकल वो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे आपको पता होगा इंटरव्यू में आपकी आंखें कैसे किस तरफ देख रही हैं, आप आपकी शक्ल किस तरफ देख रही है, आपके हाथों का एक्शन कैसा है, आपके पैर के मूवमेंट्स कैसे हैं, ये सारी चीजें देख करके आपके बिहेवियर को एनालाइज या आपकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने का काम किया जाता है। तो अब देखो इसमें क्या क्या है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, सिचुएशन टेस्ट है, और नॉमिनेशन है। तो एक एक करके ये देखते हैं कि क्या होता है। अब इंटरव्यू मेथड है, तो इंटरव्यू में देखो स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड में तो क्या होता है, फिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछे जाते हैं। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे यूपीएससी और आरएएस में आप इंटरव्यू देने जाओगे तो वो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। फिर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि ये 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में पूछे जाएंगे, तो आपको पर्सनालिटी असेस करने में मदद मिलेगी। फिर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, एक साइड में जैसे मान लो कि आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो मान लो ये टेबल पे बैठे हुए इंटरव्यूअर, ये एक दो तीन इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, एक इंटरव्यूअर थोड़ा सा यहाँ पर बैठा रहता है। ठीक है, तो वो आपके हाव भाव को ऑब्जर्व करता रहता है, सवाल आपसे यही पूछेंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं एक बार आईबी का इंटरव्यू देने गया था, तो मुझसे तो ये तीन तो सवाल पूछ ही रहे थे, मुझसे तो ये ऑब्जर्वर साहब भी सवाल पूछने लग गए थे। तो ये क्या है, जनरली ये ऑब्जर्वेशन का काम करते हैं। तो इन दिस आर ट्रेन्ड ऑब्जर्वर ऑब्जर्व इंडिविजुअल्स बिहेवियर, जेस्चर्स, पोस्चर, बॉडी लैंग्वेज, और फिर वो एसेस करता है पर्सनालिटी को। फिर सिचुएशन टेस्ट है, तो ये एसआरटी होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। इसमें आपको जैसे बहुत सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे, आपको सिचुएशन दे दी जाएगी कि आप मान लो किसी जिले के एसपी हो, ये सिचुएशन है तो आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे, किसी जिले के कलेक्टर हो तो कैसे कंट्रोल करोगे। तो ये स्पेसिफिक सिचुएशन में आपके जो आंसर्स हैं वो आपकी पर्सनालिटी को बताते हैं। तो अ पर्सन इज प्लेस्ड इन सम स्पेसिफिक सिचुएशन एंड हिज बिहेवियर इज स्टडीड। फिर नॉमिनेशन है, तो नॉमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी और जो आपका साथी होता है उससे अपन आपकी पर्सनालिटी के बारे में जांचने की कोशिश करते हैं, है ना। तो नॉमिनेशन मेथड में क्या है, दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। इट इज यूज्ड टू असेस दोस पर्सन्स हु हैव बीन इन टर्म इंटरेक्शन एंड नोन ईच अदर वेरी वेल। तो नॉमिनेशन जो मेथड है उससे ये पता करते हैं आपकी पर्सनालिटी को। ईच पर्सन इज आस्क्ड टू चूज वन और मोर पर्सन फ्रॉम अ ग्रुप विद whom he she would like to work, study or play। ठीक है, तो ये चार मेथड्स कौन कौन थे बिहेवियरल एनालिसिस के। यहाँ पर अपन जो अपना असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी है वो फिनिश होता है। एक ये लास्ट टॉपिक और देख ले अपन, तो नोमोथेटिक अप्रोच और इडियोग्राफिक अप्रोच, है ना। ये पहले पूछा हो पुराना, पर अब तो मेरे हिसाब से ये है नहीं, पर एक बार देख लेते हैं। नॉमोस जो होता है उसका मतलब क्या होता है, कस्टम और लॉ होता है। ये मैक्रोसेंट्रिक अप्रोच होती है और ये ग्रुप को स्टडी करने में मदद करती है ना। ये फोकस करती है क्वांटिटेटिव डाटा पे, जैसे ईपीक्यू हो गया, 16 पीएफक्यू अपन ने प्राइमरी फैक्टर क्वेश्चनर देखा वो। अब ईडी होता है वंस ओन प्राइवेट, है ना। तो ये माइक्रोसेंट्रिक अप्रोच होती है, ये इंडिविजुअल पे फोकस करती है, और ये फोकस करती है किस पे, क्वालिटेटिव डाटा पे, जैसे केस स्टडी मेथड हो गया, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के। ठीक है, तो ये नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक अप्रोच हो गई। तो ये आज हमने पर्सनालिटी वाला टॉपिक खत्म किया। आगे हम लोग लर्निंग और मोटिवेशन, अधिगम और अभिप्रेरणा जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। तो 4 लेक्चर्स में हमारा लगभग, ये थोड़े लंबे लेक्चर जरूर हो रहे हैं पर 4 लेक्चर्स में फिनिश करना है, इसलिए थोड़े लंबे लेक्चर्स लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।